Hello everyone, welcome to our channel where you can learn everything with a single click. Let's start our new video. So, अगर आप इस चैनल पे नए हैं then please subscribe the channel and if you like the video then please like and share. Yes, so आज हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्यूल इन टेलर। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आप 12th में हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे हमारी यूनिट 2 जो है मैनेजमेंट में वो है बिजनेस स्टडीज़ की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं पहले तो ये समझिए। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कुछ ऐसे रूल्स, सिद्धांत जिसको हम हिंदी में कहते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको कहते हैं रिजिड होते हैं, यानी कि उन्हें आपको मानना ही पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स के लिए क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि वो क्या है 24/7 अवेलेबल रहेंगे अपने पेशेंट्स के लिए। सो दीज आर प्रिंसिपल्स जिनको जनरली हर कोई फॉलो करता है। इट्स लाइक अ गाइडलाइन। तो जिस तरीके से साइंस में प्रिंसिपल्स हैं वैसे ही मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं जिनको मैनेजमेंट के हर मेंबर को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि अगर आप मैनेजमेंट से किसी भी तरह जुड़े हुए हैं, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ प्रोफेशनल, देन यू हैव टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स। चलिए, प्रिंसिपल तो हमें समझ में आ गया क्या मतलब होता है प्रिंसिपल का। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ऐसे क्या प्रिंसिपल्स हैं जो हर मैनेजमेंट के पढ़ने वाले को और मैनेजमेंट के पार्ट को सीखना चाहिए, पता होना चाहिए। सो मेनली यहाँ हम दो लोगों की बात करेंगे। एक तो था हेनरी फ्योल और दूसरे हमारे थे F.W. टेलर। ये दोनों ही जो हैं, इन दोनों ने अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ ऐसे रूल्स दिए हैं जो हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी मैनेजमेंट को बेटर बनाना है, किस तरीके से हम काम को मैनेज कर पाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करेंगे हेनरी फ्योल की मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। हेनरी फ्योल एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनको क्या है फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है 14 प्रिंसिपल्स फाइंड आउट किए थे, डिस्कवर किए थे। उनके अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल्स को हर किसी के लिए मानना ज़रूरी था। अगर वो चाहता है उसकी मैनेजमेंट जो है बहुत एफिशिएंट हो तो उस चीज़ के लिए उसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो मेनली जो 14 प्रिंसिपल हैं, आज हम उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल का वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। आपने बचपन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखी होगी। डिवीजन मीन्स बांट देना, डिवाइड करना। सो डिवीजन ऑफ वर्क, वहाँ हम अपने नंबर्स को डिवाइड किया करते थे, यहाँ पर हम काम को डिवाइड करेंगे। काम को डिवाइड करना कैसे? अब देखिए, अब अगर मैं एक ही इंसान को 10 काम एक साथ दे दूँ कि तुम्हें मार्केटिंग भी करनी है, तुम्हें सेल्स भी देखनी है, तुम्हें प्रोडक्शन में भी ध्यान देना है, तुम्हें मतलब सारा ओवरऑल फाइनेंस भी देखना है, तो क्या होगा? क्या वो ढंग से सारे कामों को देख पाएगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि एक इंसान एक वक्त पर फोकस के साथ सिर्फ एक काम कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो इंसान अपने काम में पूरा अपना सारा फोकस लगाए, कंसंट्रेशन से अच्छे से काम करे, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हम सबसे पहले यही पढ़ते हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि वो इंसान इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करे, सो हेनरी फ्योल का कहना है कि हमें काम को किसी एक को देने की बजाय बांट देना चाहिए। बांट देना यानी कि एक काम सिर्फ एक इंसान को दिया जाए, या फिर उसको भी तुम इतना छोटे पार्ट्स में बांट दो कि जो भी उस काम को करने वाला हो वो उसे आसानी से कर पाए। और दूसरा चीज़ इससे क्या होगा, देखो अब डिवीजन ऑफ वर्क से क्या बेनिफिट होगा। अब क्लास में मान लीजिए कोई एक क्लासरूम है, टीचर वहाँ पर बच्चों को अलग अलग ड्यूटीज़ दे, मॉनिटर को ड्यूटी दे क्लास कंट्रोल करने की, किसी और को दे रजिस्टर का ध्यान रखने की, किसी और को दे क्लास में गंदगी ना हो, तो क्या होगा? वो पर्टिकुलर एक एरिया में ही ध्यान देंगे और उससे उनके माइंड में और उनके जो एक्सपीरियंस है उसमें
जॉब का स्पेशलाइजेशन आएगा। स्पेशलाइजेशन यानी कि एक पर्टिकुलर टास्क को करने की क्षमता, एक पर्टिकुलर टास्क में वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो ये एक्सपर्टीज़ कहाँ से आएगी? काम को बांट देने से, क्योंकि उनका सारा ध्यान सिर्फ वो छोटे से काम पर रहेगा। सो इसीलिए हेनरी फ्योल का कहना है दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पीपल रादर देन गिविंग देम टू अ वन पर्सन। एक इंसान को सारा काम देने से अच्छा है, मैनेजमेंट में ये काम बहुत ज़रूरी है कि काम को बांटा जाए, हर एक छोटे इंसान को हर काम दिया जाए, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। सेकंड प्रिंसिपल हमारा आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ दो वर्ड्स दिए गए हैं, एक है अथॉरिटी, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों का ही अलग मीनिंग होता है, अथॉरिटी का मतलब और रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए पहले तो इनका मतलब समझते हैं हम। अथॉरिटी, अथॉरिटी को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो इट मीन्स पावर। अगर किसी के पास, अब जैसे कि प्रिंसिपल के पास पावर होती है कि वो किसी भी स्टाफ के मेंबर को कुछ भी समझा सकता है, कोई भी काम दे सकता है, दिस इज़ पावर, उनके पास पावर है, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, किसी काम को करने की जिम्मेदारी दी गई। अब हेनरी फ्योल का दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि जब भी किसी इंसान को किसी काम को करने की जिम्मेदारी दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो उस टाइम पर उसे उस काम को करने की या फिर उस पोजीशन की पावर भी मिलनी चाहिए। अब देखिए, अगर कोई भी इंसान कोई भी छोटा सा भी काम करता है तो ऑब्वियसली उसे क्या होता है, अपनी पोजीशन के बारे में ज़्यादा ध्यान रहता है। अब अगर मैं किसी भी ऑफिस में एज अ मैनेजर का काम कर रही हूँ जो सारा मैनेजर करता है, तो मुझे क्या होगा कि मुझे वो अथॉरिटी मिलनी चाहिए ना कि मैं मैनेजर हूँ, पावर होनी चाहिए मेरे पास कि मैं मैनेजर हूँ, तो मैं किसी को कोई भी काम दे सकूँ, सब मुझे आके रिपोर्ट कर सकें ताकि मैं मैनेजमेंट को प्रॉपरली हैंडल कर सकूँ। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक गाड़ी के वो दो पहिए हैं जो कभी भी अकेले नहीं रह सकते। अगर एक पहिए से गाड़ी चलाने की कोशिश होती है तो क्या होगा, गाड़ी डगमगा जाएगी और ट्रैक से उतर जाएगी। सो सिमिलरली अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों वो पहिए हैं जो हमेशा साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दे दी, पावर नहीं दी, तो क्या होगा, तो वो इंसान काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे क्या लगेगा कि मुझे तो सिर्फ काम मतलब धक्के से करना है, इन द सेंस कह सकते हैं कि मुझे वो काम ज़बरदस्ती करना है, बस करके देना है, मेरी कोई उसमें जवाबदेही नहीं होगी। लेकिन अगर उसके पास अथॉरिटी है, पावर है, जिम्मेदारी है, फिर उसे लगेगा कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी पावर के ऊपर, मेरी पोजीशन पर बात आ जाएगी अगर ये काम ढंग से नहीं हुआ तो। सो उस वे में, उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो क्या है, उस काम को बहुत परफेक्टली कर पाएगा। इसीलिए बोला गया कि और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी ज़रूरी है। सो प्रिंसिपल, अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी होता है किसी को ऑर्डर देने का अधिकार होना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी काम को पूरे करने की जिम्मेदारी होना। अब टेक्निक्स क्या क्या हैं देखिए, एंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है, देखिए अथॉरिटी के साथ साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, लेकिन उस इंसान को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसे समझ होनी चाहिए, तभी तो हम काम दे रहे हैं ना। काम देने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि उसके पास जो पावर हम उसे दे रहे हैं उस पावर का मिसयूज़ ना हो। हमने सोचा कि प्रिंसिपल फॉलो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अथॉरिटी भी दे दी, लेकिन उस अथॉरिटी के लायक वो इंसान है या नहीं है, इस चीज़ को देखना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ही विल मिसयूज़ द पावर। सो ये था प्रिंसिपल हमारा सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन क्या है, नाम से अनुशासन, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा था, विद्यार्थी और अनुशासन, अनुशासन बहुत ज़रूरी है, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना, अनुशासित रहना, वही अनुशासन हर जगह आ जाता है। सो हेनरी फ्योल का थर्ड प्रिंसिपल भी यही है, हर एक एम्प्लॉय डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन्ड यानी कि एक ऐसा इंसान होना जो कि रूल्स और रेगुलेशन को माने, उसे फॉलो करे,
ऐसा नहीं कि आपने एज अ मैनेजर आपने रूल बनाया, उस रूल को एम्प्लॉय सबसे पहले तोड़ रहे हैं, तो डिसिप्लिन कहाँ से आया? सो डिसिप्लिन इज़ द की पॉइंट फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा और मेन जो पॉइंट होता है फोकस का, वो यही होता है कि उनके एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन रहें, कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई रूल है, कोई रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करें। गुड डिसिप्लिन होता है तो ऑपरेशन काम करने में आसानी होती है। जो भी आप ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उन काम को करने में आसानी हो जाती है आपको। सो मेनली डिसिप्लिन में यही हेनरी फ्योल कहना चाहते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर को ये इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी एम्प्लॉय वो रख रहे हैं वो एम्प्लॉय डिसिप्लिन में हैं। अब टेक्निक देखिए, अब अगर आप चाहते हैं कि डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए मैनेजमेंट में, तो हम क्या करेंगे? हम एक टेक्निक का यूज़ करेंगे, दैट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? जैसे ही आप अपनी कंपनी में रूल्स और रेगुलेशन को एक डॉक्यूमेंटेशन में रखेंगे और कोई भी एम्प्लॉय एंटर करेगा, तो आप पहले उससे टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करिए। कोड ऑफ कंडक्ट जो है, पहले ही बात हो जानी चाहिए उसके बारे में, और स्पेशली उसकी कंसेंट होनी चाहिए कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेगा। सो कोड ऑफ कंडक्ट हेल्प करता है कि एम्प्लॉयज़ को डिसिप्लिन में रखा जा सके, और अगर आप रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं हमारे फोर्थ प्रिंसिपल पे, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी, फर्स्ट वर्ड यूनिटी क्या होता है? एकता। एकता नहीं, एकता मतलब वो जो हमने पढ़ी थी एसए में, भारत में एकता यानी कि एकता वाला देश है, कहते हैं अनेकता में एकता। सो यूनिटी मतलब साथ साथ। यूनिटी ऑफ कमांड, एक वक्त पर एक इंसान से कमांड लेना। इसके लिए भी चलिए एक एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप एक ऑफिस में गए, वहाँ आपके दो सुपीरियर हैं। अब दो सुपीरियर में क्या हुआ देखिए, अब आप नए नए हैं, एक सुपीरियर ने आपको बोला कि आपको ये काम 2 घंटे के अंदर अंदर करना है। ठीक है, ओके, हो जाएगा, डन। अब दूसरा सुपीरियर उसी टाइम आ गया, तुम्हें ये काम, दूसरा काम भी 2 घंटे के अंदर करके देना है। अब फंस गए, क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि एक टाइम पर दो दो काम करने, टाइम लिमिट सेम है, अल्टीमेटम दे दिया गया है, काम नहीं होगा तो जॉब चली जाएगी। सो यूनिटी ऑफ कमांड इसको सिंप्लीफाई करता है। कैसे? हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया यूनिटी ऑफ कमांड, जिसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि मैनेजमेंट में मैनेजर्स को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि एक एम्प्लॉय को एक टाइम पर एक ही जो हेड है या एक ही सुपीरियर है उसी से ही काम मिलना चाहिए। यानी कि एक एम्प्लॉय एक वक्त पर एक काम करे, और वो पॉसिबल है जब सिर्फ उसके ऊपर एक ही सुपीरियर होगा। अब उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक तो उसके दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं आएगी कि मैं पहले ये करूँ या वो करूँ, कौन सा सुपीरियर अच्छा है, किसका काम जल्दी करूँ, किसका लेट करूँ, किसको नाराज़ करूँ, ये सब पॉइंट्स ही नहीं आएंगे। एक टाइम पर एक सुपीरियर होगा तो उसी का काम करेगा, सो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, इंस्ट्रक्शन का कॉन्फ्लिक्ट्स। एक ने कहा था एक्सेल में ये काम करना है, एक ने कहा था पावर पॉइंट में करना है, उसने पावर पॉइंट का काम एक्सेल में कर दिया, एक्सेल का पावर पॉइंट में मिक्सअप कर दिए डेटा। सो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, नुकसान हो जाएगा। सो कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस मीन्स आपस में दोनों के दी गई इंस्ट्रक्शंस को मिक्सअप कर देगा। सो बेसिकली दिस प्रिंसिपल सेज दैट ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। अब टेक्निक क्या है देखिए, सिंगल रिपोर्टिंग लाइन, दिस इज़ अ टेक्निक। अब अगर आप चाहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड हो आपकी भी मैनेजमेंट में, तो हम क्या करेंगे? क्लियर रिपोर्टिंग लाइंस फॉर एवरी एम्प्लॉय। हम क्या करेंगे? टेक्निक अपनाएंगे जहाँ पर सिंगल रिपोर्टिंग लाइन रखेंगे, यानी कि सिंगल यानी एक, रिपोर्टिंग लाइन यानी एक टाइम पर एक इंसान को रिपोर्ट करना है बस। एक इंसान को एक टाइम पर रिपोर्ट करना इन द सेंस, जैसे कि मेरा एक ही हेड है, आगे सुपीरियर एक है, तो मैं उनको रिपोर्ट करूँगी बस, मेरा यही काम है। दिस इज़ कॉल्ड टेक्निक ऑफ सिंगल रिपोर्टिंग लाइन, जहाँ मुझे एक ही सुपीरियर को जाके अपनी सारी रिपोर्ट्स देनी है, सारा काम का जितना भी रिजल्ट है वो वहाँ देना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे फिफ्थ प्रिंसिपल पे। दिस इज़ सिमिलर टू यूनिटी ऑफ कमांड, बट यहाँ पर अपोजिट रहेगा। यहाँ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन दिशा, बट ये वो वाली दिशा नहीं है। डायरेक्शन का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में काम होना। यूनिटी ऑफ कमांड में हमने पढ़ा एक सुपीरियर एक टाइम पर एक ही हेड होगा। एम्प्लॉय के पास एक हेड होगा, एक सुपीरियर होगा, वही सुपीरियर उसे सारा काम देगा और उसी को ही वो रिपोर्ट करेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि एक टाइम पर एक सुपीरियर सिर्फ एक ही सबऑर्डिनेट को कोई काम देगा। ये उसका उल्टा है। वहाँ पर था कि एक सुपीरियर होना चाहिए, यहाँ पर है एक टाइम पर एक सुपीरियर के पास एक ही होना चाहिए एम्प्लॉय, ताकि जो भी काम है वो डायरेक्टली उससे डिस्कस कर सके। एक ही प्लान होना चाहिए, अलग अलग काम नहीं होने चाहिए कि उसको ये भी करना है, उसको वो भी करना है, उसको वहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना, नहीं। एक टाइम पर एक डायरेक्शन, यानी कि एक टाइम पर सिर्फ एक काम, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसके लिए टेक्निक क्या होगी? क्लियर गोल सेटिंग। क्लियर गोल सेटिंग इन द सेंस हर किसी को उसका गोल क्लियर कर दो। तुम्हारा काम है ग्राफिक्स संभालना, दूसरे को कह दो तुम्हारा काम है फाइनेंस देखना, तीसरे को बोल सकते हैं तुम्हारा काम है मार्केटिंग संभालना, तुम्हारा काम है मार्केट रिसर्च करना। सो इस तरीके से क्या होगा, सामने वाले का गोल क्लियर रहेगा कि मेरा काम सिर्फ इतना है, तो मैं उसी एरिया में सारा रिसर्च करूँगा। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हेनरी फ्योल कहना चाहते हैं कि एक टाइम पे एक इंसान को एक काम दिखाओ, वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, जिससे उसका गोल क्लियर रहेगा, ना उसका गोल इधर उधर भटकेगा, ना उसका काम धीरे धीरे डगमगाएगा। अब उससे क्या होगा, आपने एक काम एक इंसान को दिया, वही सेम फर्स्ट प्रिंसिपल, जॉब स्पेसिफिकेशन बढ़ेगा, उसका जॉब स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा, उसका गोल क्लियर रहेगा। अब फिर उससे क्या होगा, टीम वर्क भी बढ़ेगा। अब आपने एक काम को अलग अलग कामों में बांट दिया, सबको एक एक जगह डायरेक्शन दे दी कि तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। सो ऐसे टाइम पे जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ग्राफिक्स का काम चलेगा फाइनेंस के थ्रू, फाइनेंस का चलेगा मार्केटिंग के थ्रू, मार्केटिंग का मार्केट रिसर्च के थ्रू। इस तरीके से सब आपस में जुड़े हुए हैं। सो दे विल लर्न कोऑर्डिनेशन, टीम स्पिरिट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। पहले तो ये समझिए मतलब क्या है। सबऑर्डिनेशन कह सकते हैं शिफ्ट यानी कि शिफ्ट कर जाना एक जगह से दूसरी जगह। अब सबऑर्डिनेशन शिफ्ट किस चीज़ का? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मैं अगर किसी कंपनी में जॉब करने गई हूँ, मेरा गोल होगा मुझे पैसा कमाना है, मुझे अच्छी पोजीशन चाहिए, मुझे उस कंपनी में नाम चाहिए, और मुझे उस कंपनी में नेम, फेम, रेपुटेशन और अप्रिसिएशन सब चाहिए, राइट। सो यहाँ मैं किसके बारे में सोच रही हूँ? मेरे बारे में। सब कुछ किसके बारे में है? मेरा गोल, मेरी इनकम, मेरी पोजीशन, मेरी रेपुटेशन, सो सब थिंग इज मेरा मेरा मेरा। लेकिन इंडिविजुअल इंटरेस्ट इसी को कहते हैं, मेरा। और टू जनरल इंटरेस्ट, जनरल मतलब आम, जनरल मतलब सामान्य, सबका, ठीक है। सो जनरल इंटरेस्ट का मतलब हो गया जहाँ पर जैसे ही मैं कंपनी में गई, मैंने उनके साथ टीम वर्क करना स्टार्ट किया, मुझे पता लगा कि इन लोगों की मेरे बिना नहीं सरेगी और मेरी उनके बिना नहीं सरेगी, यानी कि हम दोनों काम को कोऑर्डिनेट करके करना पड़ेगा। तो वहाँ पर मेरे दिमाग में आएगा कि हमें जीतना है, हमारी टीम जीते, हमारा गोल क्या है, हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। सो जो वो मैं से हम तक पहुँच गए, यही है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जहाँ पर मैंने मैं से हम तक का सफ़र किया। ये प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जैसा कि हमने सीखा किस तरीके से मैं से हम पर शिफ्ट किया जा सकता है इंसान को, और ये सब हमें सिखाया हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ने। अगर हम चाहें तो हर इंसान को मैं से हम तक शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ को ये रियलाइज़ हो कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी सक्सेस है वो हमेशा टीम वर्क से आएगी, ठीक। और हर किसी का पार्ट होना ज़रूरी है, यानी कि हर किसी का पार्टिसिपेशन बहुत मायने रखता है।
सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट से जनरल इंटरेस्ट पर ले आते हैं एम्प्लॉयज़ को, और हम खुद भी अगर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट से जनरल इंटरेस्ट तक शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमारी मैनेजमेंट बिल्कुल कमाल की चलेगी। चलिए टेक्निक्स देखते हैं। टेक्निक्स के अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, जहाँ पर हम उन्हें टीम वर्क सिखाएं, उन्हें प्रोमोट करें कि हम वो क्या है, बजाय कि वो अपने बारे में सोचने के, वो टीम के बारे में सोचें। ठीक है। सो ये सारे प्रिंसिपल्स आपस में आपको जुड़े हुए लगेंगे। कैसे? आपने डिवीज़न ऑफ वर्क कर दिया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से क्या होगा, उनका इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? टीम वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क में उनको लगेगा कि मेरा अकेले का भला नहीं होना चाहिए, मेरी पूरी टीम है साथ में, पूरी टीम जीतेगी तो पूरी टीम का भला होगा। सो उनका इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जहाँ पर हेनरी फ्यूल कहना चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट है, यानी कि जो बेनिफिट है, जो थिंकिंग होती है कि हमारा फ़ायदा हो, वो मेरी जगह हमारे के ऊपर आना चाहिए। जहाँ पर उन्हें ये लगे कि हमें अपना नहीं, हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर का फ़ायदा देखना है, क्योंकि हम सब एक टीम है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम अपना रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन को अगर मैं साधारण भाषा में बोलूँ तो कहते हैं सैलरी, पैसे, फीस, राइट, सैलरी, वेजेस। सो रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है? बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हेनरी फ्यूल ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी एम्प्लॉय से काम कराना चाहते हो, सो बेसिकली आपको उसे वो सैलरी देनी पड़ेगी जितना वो डिज़र्व करता है, जितने के वो लायक है। अगर उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका काम, उसका डेडिकेशन जितनी सैलरी के लायक हो, उतना ही देना चाहिए। सो मेनली दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एम्प्लॉयज शुड बी फेयरली कंपनसेटेड फॉर देयर वर्क, मोटिवेटिंग देम टू परफॉर्म वेल। अब एक इंसान बहुत मेहनत से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली, टाइम पर सारा काम कर रहा है, काम की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत लो है, तो वो एक बार, दो बार, तीन बार तो कुछ टाइम तक कर पाएगा उस मोटिवेशन से काम, क्योंकि अगर उसकी सैलरी जो है प्रॉपर नहीं है, उसे अप्रोप्रिएट नहीं लग रही उसके काम के अकॉर्डिंग, तो धीरे धीरे उसका मोरल डाउन होगा, और मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे उसकी काम की जो क्वालिटी है, जिसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, वो भी धीरे धीरे परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। इसीलिए रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल कहता है हर एम्प्लॉय को उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग, उसकी जो क्वालिफ़िकेशन, उसके एक्सपीरियंस, उसके वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंपनसेट करना चाहिए, सैलरी दी जानी चाहिए, और उस ताकि वो मोटिवेट हो सके। सो इसके लिए हम जो टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, देखिए, फेयर वेजेस एंड इंसेंटिव्स। वेजेस, सैलरी, सेम थिंग। फेयर यानी कि बराबर हिसाब से, फेयर वेजेस यानी कि उन्हें जो मजदूरी दी जाए, जो उन्हें सैलरी दी जाए, वो उनके काम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आज मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा तो मुझे इससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तभी वो मोटिवेट होंगे और काम करेंगे। तो नेक्स्ट टेक्निक आती है इंसेंटिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट में, हम आगे भी पढ़ेंगे। इंसेंटिव्स होते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट, आप एक्स्ट्रा बेनिफिट कह के समझ सकते हैं। जैसे कि सैलरी के साथ साथ अगर मुझे उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, मैंने उसे बोनस दे दिया, बोनस एक्स्ट्रा पैसे, सैलरी से हट के एक्स्ट्रा अमाउंट। जैसे कि उसकी सैलरी अगर 50,000 थी, उसने काम बहुत अच्छा किया, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, तो मैं उस एम्प्लॉय की सैलरी के साथ साथ उसको एज एन इंसेंटिव, मोटिवेट करने के लिए उसे मैं फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दूँ, बोनस। तो क्या होगा, उसे खुशी मिलेगी। उसको देखकर बाकी के उसके जो कलीग्स होंगे उन्हें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि आज इसे बोनस मिला है, कल हमें मिल सकता है अगर हम अच्छे से काम करें। सो क्या होगा, इंसेंटिव होते हैं जो आप एम्प्लॉयज़ को एज अ रिवार्ड गिफ्ट कर सकते हो, एज अ गिफ्ट कर सकते हो कि उनका काम अच्छा था तो आपने गुड परफॉर्मेंस के लिए उनको रिवार्ड दिया। समझ में आ गया होगा आपको रेम्यूनरेशन। चलिए हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। यहाँ हम पहले पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन के बारे में। सेंट्रलाइजेशन जो है वो एक तरह से ट्रेडिशनल टेक्निक कह सकते हो आप। प्रिंसिपल कहता है
दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सो सेंट्रल यानी कि एक ही जगह फोकस, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। सेंट्रलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन जो मेन अथॉरिटी है, पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके सुपीरियर के पास होगी। सो दिस इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो की जाती है, जैसा सुपीरियर ने कहा एग्जैक्टली वैसा काम करके देना। दे आर नॉट अलाउड टू गिव सजेशन, दे आर नॉट अलाउड टू टेक एनी डिसीजन। फाइनल डिसीजन शुड बी वेस्टेड इन हैंड्स ऑफ द सुपीरियर। जहाँ पर जो फाइनल डिसीजन की पावर है वो किसके पास है? मेन सुपीरियर के पास। वही सारा काम बताएगा किसको क्या करना है, वही रिपोर्ट ही लेगा, आपकी रिपोर्टिंग आपको वहीं करनी है। सो दिस इज सेंट्रलाइजेशन। सब कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में फॉलो होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन नहीं टूटने चाहिए। सो दिस इज सेंट्रलाइजेशन। दूसरा आता है इसी की तरह डिसेंट्रलाइजेशन। इसका बिल्कुल उल्टा। यहाँ पर आप सजेशन नहीं दे सकते, वहाँ आप खुले सजेशन दीजिए, जाइए एडवाइस दीजिए, अलग अलग सजेशन, अपने आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ एम्प्लॉयज़ देते हैं। सुपीरियर उन्हें सुनता है, ऐसा नहीं सीधा फॉलो करने लग गए, नहीं। सुपीरियर उनके आइडियाज़ को सुनता है और अगर उन्हें जचता है तो वो उसे फॉलो भी कर सकते हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन अलाउ करती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कोई भी कहीं भी किसी से भी जाके बात कर सकता है, सजेशन ले सकता है, लेकिन बस फ़र्क इतना है, वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा थी, यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस कम होती है। और दूसरा, फाइनल डिसीजन तो लेगा सुपीरियर ही, लेकिन सुपीरियर फाइनल डिसीजन लेता है सबकी एडवाइस लेने के बाद। कोई भी काम करना हो, डिसीजन लेना हो, तो सबसे पहले वो हर एम्प्लॉय से पूछेगा, मीटिंग बुलाएगा, मीटिंग में पूछेगा कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या आप लोग सहमत हैं मेरी बात से। सो ये सब डिसेंट्रलाइजेशन में होता है। सेंट्रलाइजेशन के अंदर कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पर कोई एम्प्लॉय से नहीं पूछा जाता। सो ये फ़र्क है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। अब हेनरी फ्योल क्या कहते हैं? क्या हेनरी फ्योल ऐसा कहेंगे सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट जहाँ पर एक कोई भी कुछ बोल ना पाए, सब डिसिप्लिन में रहें, डर डर के रहें, कोई भी अपनी क्रिएटिव सोच किसी के साथ शेयर ना कर पाए? नहीं, ना वो ऐसा कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन रखो, कोई किसी से भी जाके काम मांग रहा है, कोई किसी से जाके बात कर रहा है, कोई किसी और को रिपोर्ट कर रहा है, नहीं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, अगर हम कंक्लूजन पे आए इस प्रिंसिपल के, तो हेनरी फ्योल का कहना है कि ये प्रिंसिपल में आप सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को कंबाइन करके चलिए। कंबाइन करके इन द सेंस, आप सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट मत रखिए, आप कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी मत रखिए। आप थोड़ा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट रखिए ताकि हर कोई डिसिप्लिन में रह सके, लेकिन इतना फ्री एनवायरनमेंट भी रखिए कि लोग अपने सजेशन लेके आपके पास आएँ, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, एक सुपीरियर खुद से काम नहीं चला सकता। इसीलिए सुपीरियर को हर किसी की बात सुननी चाहिए। अगर वो जो है डिसीजन ले रहा है उससे पहले अगर सबसे कंसल्ट कर रहा है, सो दिस इज़ गुड, बिकॉज एम्प्लॉयज़ फील मोटिवेटेड कि उनसे भी पूछा जा रहा है। हम वो सोचेंगे हमारी भी वैल्यू है कंपनी में, तभी हमारे बॉस हमसे पहले पूछ लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा दोनों का कॉम्बिनेशन चलना चाहिए, जहाँ पर डिसीजन लेने का हर अथॉरिटी राइट जो है वो सुपीरियर के पास हो, लेकिन सबसे सुनने और सबकी एडवाइस लेने के बाद वो काम करे। सबको इतना राइट होना चाहिए कि वो अपनी बात आगे आके कह सकें। सो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये थे आपके 8 प्रिंसिपल्स जो हमने आज पढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।